अब हम लोग केटीजी में कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग दोनों चैप्टर को स्प्लिट करके करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दोनों चैप्टर जो है अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स सब एक ही पार्ट है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले, ठीक है, जब थर्मोडायनेमिक्स हम लोग उठा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, इंटरनल एनर्जी की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्क की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हीट की। इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे और फिर हम लोग डिफरेंट लॉज जो होते हैं, ठीक है, उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ इंटरनल एनर्जी, हेडिंग दो इंटरनल एनर्जी, हेडिंग दो इंटरनल एनर्जी, ठीक है। देख, हम लोग मोनोएटमिक गैस, ठीक है, की बात कर रहे थे, या किसी भी गैस की हम लोग डायटोमिक की बात कर रहे थे, है ना। तो हम लोग ने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया था केटीजी में। जो हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर तुमको याद हो तो वो आया था हाफ m इंटू VRMS का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल m आया था, याद है तुम लोगों को? बोलो, स्मॉल m आया था। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी था हमारा, है ना। अगर VRMS हम पुट करें, हाफ m VRMS अगर हम पुट करें तो VRMS जो होता है, VRMS वो होता है रूट ऑफ 3RT बाई वॉट, m0, तो होल स्क्वायर 3RT बाई m0, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 3/2 m अपॉन RT, और m0 को मैं Na इंटू स्मॉल m कह देता हूँ। ये नहीं आया समझ में, Na इंटू स्मॉल m। एक एटम का मास स्मॉल m, तो एवोगैड्रो नंबर है Na, है ना। तो Na का जो मास होगा वो Na इंटू स्मॉल m होगा, और वो मॉलिक्यूलर मास वेट के बराबर होगा। बोलो, अरे यार, अगर एक ये जो m0 है, m0 जो है वो 1 मोलर मास है। m0 क्या है? मोलर मास है, ठीक है। एक मोल का मास है, एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m हो गया, ठीक है। तो एवोगैड्रो का कितना होगा? मतलब एक मोल का एवोगैड्रो नंबर इंटू स्मॉल m, ठीक है। हाँ, m बाई m0, m0 बाई m Na होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2, है ना, R अपॉन Na इंटू टी। ये हो जाएगा R अपॉन Na, ये होता है स्मॉल k इंटू टी, अगर आपको याद हो तो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। R अपॉन Na क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखिए, हम लोग मोनोएटमिक गैस की बात कर रहे थे और हम लोग ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात कर रहे थे, या अगर हम डायटोमिक की बात कर रहे थे तो हम लोग ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने Vx, Vy और Vz लिया था, ठीक है। अब देखना, Vx, Vy और Vz, ठीक है। हम लोगों ने रोटेशनल के बारे में मोनोएटमिक में हमने देखा था कि रोटेशनल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। देखो, यहाँ पे Vx के कारण हम अगर कहें कि Vx के कारण एक काइनेटिक एनर्जी होगा, Vy के कारण एक काइनेटिक एनर्जी होगा, और Vz के कारण एक काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। इसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है। एक एटम के पास जितने तरीके से काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, जितने फैक्टर्स, मतलब जितने तरीके से काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Vx के कारण काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, Vy के कारण हो सकती है, Vz के कारण हो सकती है। तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए मुझे बताओ? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण जो एनर्जी है वो कितनी है? काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी है मुझे बताओ? 3/2 kT है। कुछ तो बोलो। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण जो एनर्जी होगी, ठीक है, जो एनर्जी होगी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण एनर्जी, ठीक है, वो कितनी होगी मुझे बताओ? दिस अपॉन 3, मतलब हाफ kT। तो एक एटम, ये जो हमने एनर्जी निकाली है, ठीक है, वो एक एटम की है ना। हाफ m लिखा है मैंने, है ना। ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ था, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना होगा? हाफ kT, ठीक है। तो हमने अब डिराइव, इसको हम लोग इक्वी पार्टीशन थ्योरी कहते हैं,
क्या कहते हैं इसको हम लोग? इक्विपार्टीशन थ्योरी। ठीक है, मतलब एक डिग्री एक एटम अगर होगा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक एटम होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ kT के बराबर होगी। क्लियर है? लिखो इस चीज को। इफ इक्विपार्टीशन थ्योरी लिखना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस average energy associated with any molecule for each degree of freedom is what? Half kT. Is what? Half kT. ठीक है, चले लिखो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोनो एटॉमिक गैस की। लिखो मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, लिखो मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, देखो ये मोनो एटॉमिक गैस है, और इसके n मोल्स और टेम्परेचर T है। किसी ने मुझसे बोला कि ये काम करो, ठीक है, इसका टोटल इंटरनल एनर्जी निकालो। ठीक है, अब देखना टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगा, तुम जानते हो कि एक मॉलिक्यूल है ना, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी कितनी होती है? हाफ kT। इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो होंगे n इंटू Na। n into Na number of what? Molecules, 1 degree of freedom, energy will be half k n into Na into T. Monoatomic gas, Vx, Vy, Vz, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गया। इसके अबाउट रोटेशन, इसके अबाउट रोटेशन और इसके अबाउट रोटेशन। ठीक है, लेकिन रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा, और चूंकि रेडियस बहुत छोटा है तो 2/5 mr², ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, तो r बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, तो इसकी सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो Na मॉलिक्यूल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी जो होगा हाफ k Na इंटू T इंटू 3, दैट इज, अच्छा Na इंटू k क्या होता है? R, 3/2 nRT लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है? बिल्कुल, आगे बढ़े, है ना। अब हम लोग डायटोमिक गैस की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। डायटोमिक एट लोअर टेम्परेचर, लिखो डायटोमिक गैस एट लोअर टेम्परेचर। देखो डायटोमिक गैस है, 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है ना, वो x में जा सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम, y में मूव कर सकती है, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम z में मूव कर सकती है, तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अच्छा इस एक्सिस के अबाउट देखो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कुछ सिग्निफिकेंट होगा या नेग्लिजिबल होगा? सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो मास से पास नहीं हो रहा, थोड़ी डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, एक एक्सिस ये हो गया, इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो सकता है, इसके अबाउट भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, इस एक्सिस के अबाउट भी वो घूम सकता है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्निफिकेंट होगा या नेग्लिजिबल होगा? नेग्लिजिबल होगा। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके हो गए? 5। एक हो गया x में मूवमेंट ट्रांसलेशनल, y में ट्रांसलेशनल, z में ट्रांसलेशनल, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन। एक हो गया, मतलब ये अगर y है तो y के अबाउट रोटेशन, एक हो गया z के अबाउट रोटेशन, लेकिन x के अबाउट जो रोटेशन ऐसे वाला होगा, ये वाला है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो ये घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, ठीक है ना, एक ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे, एक ये ऐसे घूम सकता है, ठीक है, लेकिन इसके अबाउट जो रोटेशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? नेग्लिजिबल। ठीक है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 5। ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, जल्दी से जो सारी चीज़ें हम लोगों ने मोनो एटॉमिक के लिए की थी, ये
इसका टेम्परेचर है T, नंबर ऑफ मोल्स इसमें N है, ठीक है। तो उसी बेसिक तरीके से बिल्कुल, ठीक है, एक 1 एटम 1 मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, लिख दूं मैं 1 मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ½ kT, ठीक है। N इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ½ kT इंटू 5 kT N इंटू Na, अच्छा K इंटू Na इज R, सो ये हो जाएगा 5/2 RT, है ना, 5/2 nRT। क्लियर, आ रहा है समझ में? बोलो, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, डायटोमिक गैस एट हाइयर टेम्परेचर, ठीक है, डायटोमिक गैस एट हाइयर टेम्परेचर। देखिए हाइयर टेम्परेचर पे क्या होता है, जैसे दो एटम्स हैं, है ना, 2 एटम्स हैं, ये डायटोमिक गैस है। आपको केमिस्ट्री में बताया गया होगा, ठीक है, कि हाइयर टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स के एटम होते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, तो उनकी इच्छा होती है कि मैं सेपरेट हूँ। लेकिन इनकी बॉन्डिंग जो है, इसके बीच का बॉन्डिंग, है ना, आपने पढ़ा होगा जब डिस्टेंस कम होती है तब जो फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाता है, और जब ये, ठीक है, एक पर्टिकुलर ये होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेपरेशन होती है जिस पे फोर्स 0 होती है। अगर ये नज़दीक आएगा, ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, और जब ये पर्टिकुलर सेपरेशन से ज़्यादा हो जाती है तो ये फोर्स इस तरफ होगा। जानते हैं आप लोग इस बात को? आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन वाला ग्राफ, ठीक है। तो ठीक है, हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होते ही हैं, और साथ में ये जो दोनों एटम्स हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट होने लगते हैं। तो वाइब्रेट होंगे तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी या बॉन्ड एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये मुझे बताएं। कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी वेरिएबल हो जाएगा, है ना। अच्छा, वाइब्रेशन के कारण, जैसे ठीक है, ये जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी एक आ जाती है। तो एक वाइब्रेशन के कारण एनर्जी आएगी काइनेटिक वाली, और एक बॉन्ड वाली जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड की एनर्जी है वो भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वो हो गए, ये एक्स में मूव कर सकता है, वाई मूव कर सकता है, जेड में, एक रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट, एक रोटेशन इसके अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट तो हमें लेना नहीं है। और 2 एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा आएंगे, एक जो होगा वाइब्रेशनल वाला होगा और एक क्या होगा, बॉन्ड के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है वो वाला आएगा। तो कितने एनर्जी हो जाएंगे इसके पास, मतलब कितने डिग्री, कितने वेज में हो सकते हैं, 7 में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डायटोमिक एट हाइयर टेम्परेचर अगर हम लें, ठीक है, तो क्या करना होगा, बाकी सब तो सेम है, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 7/2 nRT हो जाएगा, ठीक है, अगर n मोल्स हैं तो, ठीक है, n मोल्स है तो 7/2 nRT हो जाएगा, है ना। यही अगर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, बहुत सारे देखिए, मोनोएटमिक डायटोमिक ही नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में आपको यही 2 पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी आ जाए कि f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो आपको यहाँ पे f लिख देना है, ठीक है, f लिख देना है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f अगर हो गया तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो f/2 nRT के बराबर होगी इसकी इंटरनल एनर्जी। क्लियर, बोलो, कोई दिक्कत? तो f/2 nRT मैंने डिराइव कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अगर तुम किसी गैस को गर्म करते हो, हीट करते हो, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल होगा? अगर किसी तुम गैस को, ठीक है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा वेरिएशन इन टेम्परेचर नहीं है, ठीक है ना, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अगर गैस लीक नहीं हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कांस्टेंट। R क्या होगा, लेकिन ये टेम्परेचर क्या होगा, वेरिएबल। तो जो इंटरनल एनर्जी है, अच्छा एक और बात, इंटरनल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है, एक ही बात है। मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और तुमने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने जो एनर्जी निकाली है, ठीक है, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली है। 2 चीज़ें,
एक तो मैंने ट्रांसलेशनल निकाली और दूसरी रोटेशनल निकाली है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ही मैंने निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने नहीं निकाली है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो आया भी है वो एक ही मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है वो आया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तुमसे सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, है ना, कि फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक गैस एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, लिखो तो इसको, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी to rotational kinetic energy for a diatomic gas at higher temperature, ठीक है? बोलो कितना होगा? 3/2, क्योंकि ट्रांसलेशनल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और रोटेशनल में कितने होते हैं? 2 डिग्री। तो कितना होगा आंसर? 3/2 के बराबर होगा। क्लियर? देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों से कह रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये कंटेनर है और इसमें टेम्परेचर है T1, है ना, इसको मैंने टेम्परेचर को T2 करा। देखो इसको मतलब बहुत सारे प्रोसेस से T2 कर सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम से कर सकते हैं, है ना, कांस्टेंट प्रेशर से कर सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर से नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम से कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर से कर सकते हैं। मान लो ये पहले 30 डिग्री था, बाद में ये 60 डिग्री हो गया। किसी ने तुमसे पूछा कि व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर, व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो 30 डिग्री पे जो इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है, मान लो n मोल्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो होगी F/2 nR T1। T2 पे जो होगी UF इज इक्वल टू F/2 nR T2। तो चेंज इन एनर्जी जो होगी इंटरनल एनर्जी U फाइनल माइनस UI दैट इज इक्वल टू n F/2 R T2 माइनस T1 F/2 nR डेल्टा T। मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम F लिया है, तो हम किसी भी गैस के लिए ये बात कह सकते हैं। ठीक है, मोनोएटॉमिक के लिए 3 होगा। हम स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल, हाँ, अगर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल गई, ठीक है, तो हमें F1 यहाँ पे लेना होगा और यहाँ पे क्या लेना होगा? F2 लेना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ तुमको कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और तुम 30 से 60 ले गए, तब भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही होगा। और अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर है और तुम 30 से 60 ले गए, है ना, गैस को तो पता ही नहीं होगा कि तुम किस मेथड से उसको 30 से 60 पे ले गए। ये स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी जो वो स्टेट फंक्शन है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है। 30 डिग्री पे उसकी एक पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी होगी, 60 डिग्री पे उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी इंटरनल एनर्जी होगी। किस मेथड से तुम 30-60 आए, किस तरीके से तुम 30-60 आए, उससे कोई मतलब नहीं होगा। उसकी एक इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी, उसकी एक फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी। प्रोसेस डिपेंडेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं होता। क्लियर है? बिल्कुल, लिख लो इस बात को, लिखो। Change in internal energy depends only on the change in temperature. It does not depend on the method by which this change in internal energy is brought. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? ब्रॉट। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो वर्क। लिखो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज work done by the gas pressure, any other work done by any other agent
is not considered work. ठीक है, नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क। तुमने क्वेश्चन पूछा कि बाकी एजेंट के लिए हम लोग क्यों नहीं मानते वर्क, ठीक है, क्योंकि जो गैस है ना, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे तो उसमें तुम पाओगे कि जो थर्मोडायनेमिक वर्क, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, वो सिर्फ गैस के वर्क के लिए ही डिफाइंड होता है, किसी और एजेंट के लिए डिफाइंड नहीं होता है। हम सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम गैस के प्रेशर की ही बात करेंगे, ठीक है, और एक्सप्लेन करूंगा मैं भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। देखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क लिख लिया तुम लोगों ने। देखो ये एक पिस्टन है, सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन है, और इसका जो एरिया है पिस्टन का वो A है, और इसमें जो प्रेशर है वो P है, ठीक है। ये जो लेंथ है उसकी वो x1 है, ठीक है, और ये dx से ये आगे बढ़ गया। अब जो ये लेंथ होगी वो होगी x1 प्लस dx। अच्छा, तुम जानते हो, देखो यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस की बात कर रहे हैं, तो हमें फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। फोर्स किसका लेना होगा हमें? गैस का। तो जो फोर्स होगा वो होगा प्रेशर इनटू एरिया, ये होगा फोर्स, और वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, P इंटू ए इंटू वॉट, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, P इंटू ए इंटू dx। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो P इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है, इसको x ही ले लेते हैं, प्लस dx माइनस P इंटू ए इंटू एक्स। लिख सकते हो इसको ऐसे, बोलो। अच्छा तुम एक चीज़ देखो, a इंटू एक्स प्लस डी एक्स, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू फाइनल लेंथ, a इंटू एक्स। तो a इंटू एक्स जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है, और a इंटू एक्स प्लस डी एक्स फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। तो तुम P को बाहर निकाल लो, ये होगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये हो जाएगा P इंटू डी वी के बराबर, ठीक है, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम के बराबर। क्लियर, बोलो, ठीक है। चलो कॉपी करो, इसको नोट डाउन करो। हमारे पास वर्क डन बाय द गैस जो आया वो आया P डी वी, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तुम, है ना। हो सकता है कि प्रेशर वेरिएबल हो, डिपेंड करेगा कि पिस्टन किस तरह से मूव कर रही है, उस पर डिपेंडेंट प्रेशर होगा, तो प्रेशर वेरिएबल हो सकता है। और ठीक है, इसकी लिमिट तुम लगा दोगे V इनिशियल से V फाइनल तक, ठीक है, क्लियर। अच्छा मान लो तुमको प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, मान लो तुमको प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम ये मुझे बताओ कि एरिया अंडर द पीवी ग्राफ क्या देगा तुमको? वर्क डन, ठीक है, y की जगह पे p है और x की जगह पे v है, तो एरिया अंडर द पीवी ग्राफ गिव्स अस व्हाट? वर्क डन बाय द गैस। क्लियर है। अच्छा एक और चीज़, अगर प्रेशर देखो नेगेटिव हो नहीं सकता, dv, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो तुम्हारा वर्क डन होगा, समझ गए, dv पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ द गैस घट रही है तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा केमिस्ट्री से इसको मत तुम लोग लेना, केमिस्ट्री में जो हम लोग सिस्टम लेते हैं वो बाहर लेते हैं, फिजिक्स में जो हम लोग सिस्टम लेते हैं, ठीक है, क्लियर, सॉरी, केमिस्ट्री में जो सिस्टम लेते हैं वो गैस को लेते हैं, और हम जो सिस्टम लेते हैं, ठीक है, हमें आउटपुट वर्क से मतलब होता है, ठीक है, तो हम लोग सिस्टम जो है वो पिस्टन को लेते हैं हम लोग। क्लियर है ना। लिखो, प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव, so if volume is increasing, dv will be positive, dv will be positive and work done will be positive,
वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो इफ गैस एक्सपैंड्स वर्क डन इज पॉजिटिव, if gas expands work done is positive, and if gas is compressed work done is what? Negative. Work done is negative, ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ बोलो। हाँ, एक्चुअली तुमने देखा होगा कि केमिस्ट्री में तुम जब वर्क मतलब गैस कॉम्प्रेस होती है तो वर्क डन तुम पॉजिटिव लेते हो, है ना, लेकिन फिजिक्स में जब गैस एक्सपैंड होती है तब हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में जब सिलेंडर मूव होती है बाहर, हमें गैस से मतलब नहीं होता, हमें तो स्कूटर चलाने से मतलब होता है। सिलेंडर में जब गैस एक्सपैंड होती है, ठीक है, तो पिस्टन की जो मूवमेंट होती है हमें उस वर्क से मतलब होता है, ठीक है। तो उनको जो करने का जो तरीका होता है, हमारे करने का जो तरीका होता है, उसमें एक नेगेटिव का अंतर होता है, क्लियर, ठीक है। तुम लोग मुझे एरिया से दिखाओगे, ठीक है, कि वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और एरिया से तुम लोग मुझे बताओगे। मैं 4 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। 1 से 2 तक में तुमको निकालना है। डायग्राम 1, डायग्राम 2, ठीक है। तो तुमको चारों डायग्राम में एक तो एरिया दिखानी है तुमको कि वर्क डन कौन सा एरिया होगा, और दूसरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए आप लोग जल्दी से। सबसे पहले केस की बात, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, ये वाला एरिया होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 1 to 2 में या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब 1 to 2 याद रखना, वॉल्यूम यहाँ है अब, है ना, तो तुम्हें जो एरिया लेना है ना, वो ये वाला एरिया लेना होगा, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ से यहाँ तक की बात करो, यहाँ पे तुम्हें ये वाला एरिया देखना होगा, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, बाद में वॉल्यूम कम है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। यहाँ पे देखो 1 to 2 में वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। और एरिया जो तुम लोगे वो ये वाला लोगे। तुम देख सकते हो कि पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, बाद में वॉल्यूम कम है, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत किसी को? चले आगे, ठीक है। और अगर वर्क डन आपको जूल में निकालना है तो प्रेशर को आप एसआई यूनिट में रखेंगे, है ना, पास्कल में रखेंगे, और वॉल्यूम को आप लोग सेंटीमीटर क्यूब में नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे? मीटर क्यूब में रखेंगे। क्लियर? चलिए मुझे ये बता कि इन दोनों प्रोसेसेस में वर्क डन क्या होगा? बोलो। 0, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। क्या इस केस में भी वॉल्यूम वर्क डन 0 होगा क्या? इस केस में इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या है? सेम। क्या इस केस में वर्क डन 0 होगा क्या? नहीं, इस केस में वर्क डन 0 नहीं होगा। तुम देखो 1 to 2 की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वर्क होगा,
एक्सपैंड हो रहा है, और एरिया जो होगा वो ये पूरा होगा। और 2 to 3 की अगर हम बात करें तो जो एरिया होगा नेगेटिव वर्क होगा, और एरिया जो होगा वो सिर्फ इतना होगा, मानते हो? तो ये पूरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो टोटल एरिया जो बचेगा वर्क डन 1 to 2 और 2 to 3 में ये वाला एरिया आएगा। तो अगर कोई तुमसे कहे कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम अगर सेम है और वर्क डन 0 है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर थ्रू आउट द प्रोसेस अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तभी वर्क डन जो है वो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? वर्क डन स्टेट फंक्शन बिल्कुल नहीं होता, वो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइंड द वर्क डन एट A1, फाइंड द वर्क डन एट 2, ये नहीं कह रहा मैं, ठीक है। और ये कहना महान क्या होगी, मूर्खता होगी। नेक्स्ट लिखो वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है ये मुझे बताओ। मतलब जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो और सेम पॉइंट पे ख़त्म हो, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और बार बार उसी साइकिल में प्रोसेस चलती रहे। ठीक है, ये पीवी ग्राफ है। मान लो ये प्रोसेस की हम बात करें, प्रोसेस ऐसा है 1 to 2 3 4 1 साइक्लिक प्रोसेस है। तुम लोग मुझे बताओ कि इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फिर से तुम वही बात कर रहे हो, 0 अगर कह रहे हो तो तुम फिर से वही बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। साइक्लिक प्रोसेस है क्लॉकवाइज, तो तुम देख सकते हो कि 4 to 1 में वर्क डन 0 है, भूल जाओ इसको। वर्क डन 2 to 3 में 0 है, भूल जाओ इसको। 1 to 2 में वर्क डन होगा पॉजिटिव और वो ये पूरा पॉजिटिव होगा, और 3 to 4 में वर्क डन नेगेटिव होगा और इतना नेगेटिव होगा। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो इतना पॉजिटिव माइनस इतना नेगेटिव, तो वर्क डन जो होगा वो इतने के बराबर होगा। मानते हैं इस बात को? बोलो, सिर्फ इतना ही वर्क डन होगा, है ना, सिर्फ इतना ही वर्क डन होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ द साइकिल इज क्लॉकवाइज, है ना, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, है ना। और वर्क डन जो होगा वो एरिया अंडर द साइकिल के बराबर होगा, मतलब साइकिल के अंदर का तुमको एरिया लेना है। क्लियर है? और ये सिर्फ पीवी ग्राफ के लिए, ये मत करना है कहीं भी लगा देना। पीटी ग्राफ हो तो वर्क डन एरिया अंडर द पीटी ग्राफ निकाल देना, ये बिल्कुल मत करना। ठीक है, एक और बात, यही अगर साइकिल मान लो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो तुम देख सकते हो कि पॉजिटिव वर्क सिर्फ इतना होगा, इसमें 0 इसमें 0, और नेगेटिव वर्क जो होगा वो ये इतना होगा। तो ज़्यादा नेगेटिव होगा या ज़्यादा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव, तो इतना नेगेटिव माइनस इतना पॉजिटिव, ठीक है, प्लस इतना पॉजिटिव, तो वर्क डन जो होगा फिर से एरिया अंडर द साइकिल होगा, है ना, और वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? लिख लो इस चीज़ को कि इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, वर्क डन विल बी व्हाट? वर्क डन विल बी, इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन विल बी नेगेटिव, इफ इट इज क्लॉकवाइज वर्क डन विल बी पॉजिटिव। लेकिन थोड़ा ख्याल रखना, ये ना करना कि यहाँ पे V हो और यहाँ P हो, तब भी तुम वही टिक करके आ गए, है ना, तो गलती हो जाएगी। Find the work done by the gas from point 1 to 2 if the PV diagram is given। चलो वर्क निकालते हैं हम लोग। ठीक है, देखो टोटल एरिया हमें निकालना है, दो हिस्सों में कर देते हैं इसको, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। पहले ये वाला एरिया, ये 600 है, ये 300 है, तो ये 300 होगा, और ये जो होगा वो 1 × 10⁵ है। तो जो ये वाला एरिया होगा, टोटल वर्क डन एक साथ लिख देता हूँ, 300 × दिस थिंग 1 × 10⁵। देखो पास्कल तो SI यूनिट है, लेकिन ये CC है, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 प्लस ये वाला एरिया 1/2 × 300,
इंटू 10⁵ इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 1 इंटू 10⁵, है ना, इंटू सीसी को कन्वर्ट कर दिया। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं शायद, यहाँ पे मुझे 10⁻⁻6 लिखना चाहिए, क्यों, है ना, इंटू 10⁵। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ रहा है तुम लोगों का आंसर 45 जूल्स, ये आंसर आएगा जूल्स में। क्लियर, चले आगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोलो, फॉर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस शोन इन फिगर, फॉर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस शोन इन फिगर, नहीं यहाँ पे नीचे जा रहा है, हाँ ठीक है। फॉर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस शोन इन फिगर 440 जूल ऑफ वर्क, 440 जूल ऑफ वर्क is performed by the system along the diagonal AC, along the diagonal path AC, and 320 joule of work, is done by the system, along the path ADC, ठीक है। Then how much work the system does, along the path ABC, ठीक है। वर्क डन इन, है ना, AC 440 है, तो ये जो एरिया होगा ये पूरा A to C, ये पूरा एरिया, ये एरिया किसके बराबर है 440, एंड वर्क डन इन ADC। अच्छा A to D में क्या वर्क होगा 0, तो ADC का मतलब वर्क डन इन DC, दिस एरिया यू विल टेक, ये एरिया कितना है 320, यही है ना 320, और ये टोटल एरिया कितना है 440, तो ये जो एरिया होगा वो होगा 440 माइनस 320, कितना 120, तो ये एरिया आ गया तुम्हारा 120, तो ये एरिया जो होगा वो भी तुम्हारा होगा 120 के बराबर, ठीक है, एरिया होगा 120 के बराबर, ठीक है। अब देखना वर्क डन इन पाथ ABC, अगर हम ABC की बात करें, ठीक है, तो ABC में जो वर्क डन होगा A to B में वो 0 होगा, सॉरी B to C में 0 होगा, A to B में जो वर्क होगा वो ये पूरा एरिया होगा, बोलो ये पूरा एरिया। अच्छा यहाँ ये एरिया तुम्हें पता है, ये एरिया कितना है 440 और ये एरिया कितना है 120, तो ये जो टोटल एरिया होगा वो 440 प्लस 120 कितना होगा 560, तो वर्क डन विल बी 560। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े, है ना। मान लीजिए ये एक पिस्टन है, सिलेंडर है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है और इसमें एक हीटर लगा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट K है और बाहर जो प्रेशर है वो P0 है। क्लियर, बाहर जो प्रेशर है वो कितना है P0 है। लिखो if initial pressure, एक मिनट लिखो, if initially the spring is at natural length, if initially the spring is at
its natural length. Spring is at its natural length, and gas is slowly heated. Gas is slowly heated so that the piston moves slowly. The gas is slowly heated की जगह कर दो gas is heated so that the piston moves slowly. Piston moves slowly, and it is compressed by L. Find the work done by the gas. Find the work done by the gas. ठीक है, in this whole process. पिस्टन का एरिया जो है, ठीक है, वो A है. अब एक चीज़ देखना, स्लोली बोला है मैंने. मान लो ये जो पिस्टन है वो X से डिस्प्लेस हो गया. ठीक है, तो चूंकि स्लोली मूव कर रहा है तो जो नेट फोर्स होगा, है ना, जो इधर की ओर फोर्स होगा, जो इधर की ओर फोर्स होगा, वो दोनों बराबर होंगे. ये X से कॉम्प्रेस्ड हुआ तो स्प्रिंग फोर्स जो इधर होगा वो KX होगा. अच्छा, P0 A इधर होगा क्योंकि बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 A इधर होगा, और इसका प्रेशर P है तो P इंटू A इधर होगा. तो किसी भी X कॉम्प्रेशन पे, स्प्रिंग के X कॉम्प्रेशन पे अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो P इंटू A इज इक्वल टू P0 A प्लस KX होगा, है ना. तो फोर्स जो होगा वो P इंटू A, प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स ये होगा. कुछ तो बोलो. वर्क डन. अगर मान लो ये dx से डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है ना, क्योंकि x वेरिएबल होगा तो मैं इंटीग्रेशन से करना होगा. मैंने कहा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू dx, p इंटू a इंटू dx, तो इंटू dx, तो इंटीग्रल p0 a dx प्लस kx dx इंटीग्रल. क्लियर है. तो ये आ जाएगा 0 टू l, क्योंकि x जो है वो 0 टू l है. P0 AL प्लस KL स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा. क्लियर. देखो, इसको हम लोग स्लोली जो मूव करता है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. ठीक है, तुम लोग शायद केमिस्ट्री में भी ये नाम सुन चुके होगे. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं इसको. ठीक है, स्लोली मूव करने पे, ठीक है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, समझ गए, वो क्वासी स्टैटिक ही होता है. अगर हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा, है ना, तो हम वर्क डन जो है वो गैस के द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें हर स्टेज पे प्रेशर जो होगा गैस का वो हमें पता होगा. ठीक है, ये अगर स्लोली मूव नहीं होता तो क्या हर इंस्टेंट पे हमें गैस का प्रेशर पता होता? क्या अगर ये एक्सेलरेट होता तो क्या P इक्वल टू KX, P0 प्लस KX के बराबर होता? ठीक है, नहीं होता. तो इसको हम क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो हमें हर इंस्टेंट पे प्रेशर की वैल्यू पता होगी, और अगर हमें हर इंस्टेंट पे प्रेशर की वैल्यू पता होगी तो हम वर्क डन जो है वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर है. वर्क होगा, लेकिन ऐसे वर्क का क्या काम जो हमें ना पता हो. अगर हम एकाएक अगर कर, देखो हम लोग इंटरनल एनर्जी पढ़ चुके हैं, हम लोग वर्क पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. लिखो हीट. लिखो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज डिफाइंड एज the amount of energy transferred from one body to another body, or from one part of body to other part of body, one part of body to another part of body by virtue of temperature difference. ठीक है. हाँ, लिखो दो पॉइंट्स लिखो तुम लोग. पॉइंट नंबर 1 लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
important points. Point number 1. When two bodies are at different temperatures, when two bodies at different temperatures are brought in contact, the hotter body cools down, and cooler body warms up due to the transfer of heat from hot body to cooler body, hotter body to cooler body. ठीक है, सुनो, देखो, जैसे मान लो ये गैस है, ठीक है, और तुमने कोई इस पे गर्म ऑब्जेक्ट रखा, जब ये फ्लो होगा, ठीक है, जब ये फ्लो होगा तो ये हीट कहलाएगा, लेकिन जब इसके उस पहुंच गया तो वो हीट नहीं कहलाएगा, तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। तो जो फ्लोइंग एनर्जी होती है उसको हम हीट कहते हैं, लेकिन जब वो किसी बॉडी में पहुंच जाती है तो उसको हम हीट नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2। हीट इज एनर्जी in transit due to temperature difference, in transit due to temperature difference between the body, temperature difference between the body. When heat is transferred from one body to another body, after the transfer, this heat becomes part of internal energy, or used for doing work, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोग स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन लिख रहे थे, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance by unit degree centigrade, तुम लोग काम करो, यूनिट मास को ना, ठीक है, लिखो यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट मास मैंने लिखवाया है, यूनिट अमाउंट लिखवाया है? अमाउंट लिखवाया ना, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे 1 मोल भी हो सकता है, ठीक है, 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ये 1 मोल भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से है ना स्पेसिफिक हीट भी डिफाइंड होती है, ठीक है। लिखना पहला मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of 1 mole of a substance by unit degree centigrade is called 1 mole, is called molar specific heat, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होगा मुझे बताओ? नहीं, देखो
1 मोल का, 1 मोल का, ठीक है, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा हीट अपॉन 1 मोल पर केल्विन। नहीं आया समझ में, ठीक है, जूल, ठीक है, पर यूनिट मोल पर डिग्री केल्विन, ठीक है, जूल अपॉन मोल अपॉन केल्विन इसका यूनिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट, heat required to raise the temperature of 1 kilo or 1 gram of substance, 1 kilo or 1 gram of a substance by unit degree centigrade, by unit degree centigrade is called ग्राम स्पेसिफिक हीट, इज कॉल्ड ग्राम स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो यूनिट तुम लोग बता ही सकते हो क्या होगा, बोलो, जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। चलिए, अच्छा तुम लोग सोच के मुझे ये बताओ कि कोई भी एक गैस है, ठीक है, कोई भी एक गैस है, इसकी जो ग्राम स्पेसिफिक हीट है वो C ग्राम है, ठीक है, और इसका जो मोल स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट, वो C मोलर है, और इस गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो m0 है। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वो m0 है। तो तुम लोग क्या C ग्राम और C मोलर में मुझे रिलेशन निकाल के बता सकते हो? मेरे पास जो रिलेशन है वो C ग्राम इज इक्वल टू C मोलर अपॉन m0 है। क्या ये सही है? बोलो, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, मान लो ये 1 मोल है, सुनो, मान लो ये 1 मोल है, तो इसका मतलब m0 ग्राम है, 1 मोल है मतलब m0 ग्राम है, ठीक है। तो 1 मोल का या m0 ग्राम का, ठीक है, m0 ग्राम का के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री से बढ़ाने में जो हीट लगता है वो C मोलर है। बोलो, m0 ग्राम का 1 डिग्री से बढ़ाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो C मोलर है। तो 1 ग्राम का जो होगा हीट रिक्वायर्ड वो होगा C मोलर अपॉन m0, ये हो गया 1 ग्राम का, ठीक है। और 1 ग्राम के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? C ग्राम कहते हैं, ठीक है। तो C ग्राम जो होगा, है ना, वो बराबर होगा C मोलर अपॉन m0 के। क्लियर है? बोलो, ठीक है। तो तुम C ग्राम को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो तुमको क्या मिल जाएगा? C मोलर मिल जाएगा। C ग्राम को अगर तुम m0 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या मिलेगा तुमको? C मोलर मिलेगा, ठीक है। सॉलिड के लिए देखो एक चीज बता दूं, स्पेसिफिक हीट जो है ना वो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तुम किस प्रोसेस से गैस को हीट कर रहे हो या एक्सपैंड कर रहे हो इस बात पे स्पेसिफिक हीट निर्भर करता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। सॉलिड में एक ही स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये सॉलिड है और ये 10 किलो है, ठीक है, ये मान लो 1 किलो है, चलो, ठीक है, और इसकी टेम्परेचर 10 डिग्री है। ये कोई दूसरा सॉलिड है, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल, 1 किलो 1 kg, और ये भी 10 डिग्री पे है, ठीक है। तुमने इसको हीट दिया, इसको भी तुमने हीट दिया, इसकी टेम्परेचर 10 डिग्री से 11 डिग्री करनी है तुमको, इसकी भी 10 डिग्री से 11 डिग्री तुमको करनी है, ठीक है। दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं या दोनों अलग अलग हैं? ये मुझे बताओ, दोनों प्रोसेस एक ही हैं या दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं? एक ही है। तो यूनिट डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो दोनों केसेस में एक ही होगी या अलग अलग होगी? एक ही होगी। लेकिन अब तुम गैस की बात करो, देखो, अच्छा मान लो, ठीक है, मान लो मैंने एक आदमी को, समझ गए, इस आदमी ने एक केला खाया और इसको 10 जूल एनर्जी मिली, ठीक है, और इसने बिल्कुल वर्क नहीं किया।
तो ये 10 जूल जो है ना उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा। मान लो एक केला खाया इसने, ठीक है, सेकंड प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसको 10 जूल मिला और इसने 1 जूल वर्क कर लिया। अगर इसने 1 जूल वर्क कर लिया तो अब इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी? 9 जूल। इसने 10 जूल केला खाया, उसने 10 जूल वर्क कर लिया, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, 0 0। तो वो गैस के साथ यही बात होती है। मान लो ये गैस है, ठीक है, और ये पिस्टन है, इसको मैंने हीट सप्लाई किया, 10 जूल हीट सप्लाई किया और ये पिस्टन एक्सपैंड नहीं हुआ, पिस्टन एक्सपैंड नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे बताओ इसने कार्य कितना किया, वर्क कितना किया? 0। जो ये 10 जूल जो है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा ये मुझे बताओ? उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। 10 जूल कहाँ पे जाएगा? उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज होगी वो 10 जूल से इंक्रीज होगी। तुम लोग जानते हो, अब तुम लोग को थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था, मतलब जो इंटरनल एनर्जी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने तुम लोग को लिखवाया था कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज F/2 NR डेल्टा T, du इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T। अगर तुम लोग को याद हो तो सबसे अंतिम सवाल जो था अपना वो कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पे जो डेल्टा T होगा वो डेल U के हिसाब से होगा, है ना। डेल U 10 जूल है तो डेल्टा T जो है 10 जूल के हिसाब से होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब एक चीज देखना, मैंने 10 जूल दिया और इसने 1 जूल काम कर लिया, ठीक है, 1 जूल काम कर लिया इसने। अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 9 जूल। अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी 9 जूल होगी, ठीक है। अच्छा, दोनों केसेस में, पहले केस में और सेकेंड केस में, जो dq था, जो हीट सप्लाइड था, वो सेम है या अलग अलग है? हीट सप्लाइड सेम है। लेकिन दोनों केसेस में जो du है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो सेम है या अलग अलग है? बोलो, अलग अलग है। तो दोनों प्रोसेस में जो डेल्टा T होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तुम जानते हो स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, dq अपॉन n डेल्टा T। नहीं आ रहा है समझ में तुम लोगों को? बोलो, स्पेसिफिक का डेफिनेशन देखना, ठीक है। 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जो हीट लगता है उसको हम कहते हैं Cp। क्या कहते हैं? C मोलर कहते हैं। 1 मोल का, है ना, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगता है उसको हम क्या कहते हैं? C मोलर। तो n मोल का 1 डिग्री से बढ़ाने में जो हीट लगता है वो क्या होगा? Nc होगा। तो n मोल का डेल्टा T से बढ़ाने में जो हीट लगेगा वो क्या होगा? Nc डेल्टा T होगा। मानते हो क्या होगा? Nc डेल्टा T होगा। मानते हो इस बात को? तो हीट रिक्वायर्ड जो है वो Nc डेल्टा T है, तो C जो होगा वो Q अपॉन N डेल्टा T होगा। मानते हो इस बात को? क्या होगा? Q अपॉन Nc डेल्टा T होगा। अच्छा, दोनों प्रोसेस में जो Q है वो सेम है या अलग अलग है? सेम है। दोनों प्रोसेस में जो डेल्टा T है वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो दोनों प्रोसेस का जो C होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? बोलो, दोनों प्रोसेस का जो C होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। मानते इस बात को? देखो, यहाँ पे इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंतर हो गया क्योंकि सॉलिड जो है वो निग्लिजिबली एक्सपैंड होता है, लेकिन लिक्विड जो गैस है वो कैसे भी एक्सपैंड हो सकती है। अब तुमने 10 जूल दिया, इसने 2 जूल काम कर लिया। इस प्रोसेस में dq वही है 10 जूल, लेकिन du डिफरेंट है, डेल्टा T डिफरेंट है, तो C क्या होगा? डिफरेंट होगा। इस तरह से कितने प्रोसेस हो सकते हैं ये मुझे बताओ। देखो, तुम लोग 3-4 ही प्रोसेस पढ़ते हैं। हम लोग इज्जतदार ढंग से 3-4 प्रोसेस केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ चुके होंगे। एक तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, 4 ही पढ़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता 4 ही प्रोसेस होते हैं, इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस 10 जूल दिया, 0.1 जूल काम किया, 10 जूल दिया, 0.2 जूल काम किया, 10 जूल दिया, 0.03 जूल काम किया। कितने प्रोसेस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर प्रोसेस इनफाइनाइट होंगे, तो कितने स्पेसिफिक हीट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। देखो, तुमने पढ़ा होगा 2 तरह के स्पेसिफिक हीट, Cp और Cv। ऐसा नहीं होता Cp और Cv होते हैं सिर्फ, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ Cp और Cv होते हैं। वो तो ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक हम नाम दिया है, हम लोगों ने एक पर्टिकुलर नाम दिया है हम लोगों ने कि भाई ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट होगा उसको हम Cp कहेंगे, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होगा उसको हम Cv कहेंगे, है ना। कितने प्रोसेस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो कितने स्पेसिफिक हीट हो सकते हैं? इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट हो सकते हैं। अच्छा, तुम लोग ये मुझे बताओ, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे?
10 जूल दिया और 10 जूल इसने वर्क कर दिया, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ये कौन सा प्रोसेस है? बोलो। आइसोबैरिक। बोलो, दिमाग लगाओ, एकदम बिल्कुल आसान है। आइसोथर्मल। हिज राइट। 10 जूल दिया, 10 जूल काम किया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? 0। इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, देन चेंज इन टेम्परेचर इज व्हाट? 0। दिस विच प्रोसेस? आइसोथर्मल। कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल। अब तुम यहां से मुझे बताओ कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो सी होगा वो क्या होगा? स्पेसिफिक क्या होगा? इनफाइनाइट। कितना होगा? इनफाइनाइट। मेरे बात समझ रहे हो ना? क्योंकि डेल्टा टी कितना है? 0। डेल्टा टी इज 0, ठीक है, तो कितना होगा? इनफाइनाइट। देखो मैं तो ये जानता हूं कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तुमने 10 जूल दिया, इसने 10 जूल काम कर लिया, ठीक है, तो राइज इन टेम्परेचर नहीं हुआ। अब तुमको गुस्सा आ गया, तुमने 20 जूल डाला, इसने 20 जूल फिर काम कर लिया, राइज इन टेम्परेचर कितना है? 0, ठीक है। तुमको इतना हीट डालना है जिससे इसकी टेम्परेचर यूनिट डिग्री से बढ़ जाए। तुम हीट डालते गए लेकिन टेम्परेचर राइज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आदमी ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो ये नहीं कहेगा कि ठीक है कि स्पेसिफिक हीट जो है वो नहीं है, वो ये कहेगा इसकी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट है। जिस दिन मैं इनफाइनाइट हीट इसमें डाल दूंगा उस दिन इसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। समझे? बोलो। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है, कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर पे, है ना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीवी। मोलर की बात कर रहा हूँ, ये सब मोलर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मान ले कांस्टेंट वॉल्यूम है, तुमसे किसी ने कहा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, देख रहे हो डब्बा बंद है और तुमने इसको हीट करा, डब्बा इज क्लोज्ड। जब तुम इसको हीट दोगे, डब्बा बंद है, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। अब तुमसे किसी ने कहा कि n मोल है, इसका टेम्परेचर T से तुमको T प्लस डेल्टा T तक ले जाना है, ठीक है। तुम कितना हीट दोगे? ठीक है, कितना हीट दोगे? ठीक है, तो 1 मोल गैस का 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे जो हीट चाहिए वो CV चाहिए। n मोल का 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए NCV चाहिए, तो n मोल का डेल्टा T से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या चाहिए? NCV डेल्टा T के बराबर चाहिए। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं NCV डेल्टा T से, ठीक है। मान लो एक कोई प्रोसेस है जिसकी स्पेसिफिक हीट हमको C दी हुई है, तो n मोल का डेल्टा T से बढ़ाने के लिए, है ना, जो हम हीट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? NC डेल्टा T। क्या लिखेंगे? NC डेल्टा T। C जो होगा उस प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट होगा। क्या होगा? उस प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट होगा, ठीक है। NC डेल्टा T जो होता है वो हीट का फॉर्मूला होता है, NC डेल्टा T। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये कोई एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, इसको तुमने DQ अमाउंट ऑफ हीट दिया इसको, ठीक है, क्लियर। इसने DW अमाउंट ऑफ वर्क किया, है ना। मान लो DQ 10 है और DW 5 है, तो DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 5। कितना होगा? 5। तुम लिख सकते हो DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। DQ अगर 10 होगा, है ना, तो तुमको बेसिकली कितना हीट तुमने दिया उसमें से तुम अगर वर्क को माइनस कर दो तो तुमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन है ना। एक हम लोग साइन कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। पहले ये लिख लो तुम लोग, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। DQ is heat interaction of the system. Heat interaction of the system. If heat is supplied to the gas, DQ is positive. DQ is positive. If heat is extracted from the gas,
if heat is extracted from the gas, dq is negative, dq is negative. लिखो du is change in internal energy of the gas, du is change in internal energy of the gas. If internal energy of the gas, if internal energy of the gas increases, then du is positive, and if it decreases, and if it decreases, du is what? Negative. ठीक है, लिखो dw is work by the gas, ठीक है. if the gas expands, dw is positive, and if gas is compressed, dw is what? It is negative. dw is what? Negative. ठीक है, क्लियर है ना. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ different types of process and application of first law of thermodynamics, FLT, and application of